नमस्कार साथियों, मैं अनंत साहू पुनः आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आदरणीय नंद कुमार सर, वरिष्ठ आईएएस एवं प्रधान सचिव महाराष्ट्र के सानिध्य में ट्रेनर आदरणीय नीरज गुहे सर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर विशेष प्रशिक्षण महाराष्ट्र से ही छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को जूम ऐप के माध्यम से दिया गया। साथियों, इस प्रशिक्षण में 70 से 80 शिक्षक शामिल हुए। साथियों, ऐसे में आप सभी लोग जो इस प्रशिक्षण का आनंद नहीं ले पाए और इस प्रशिक्षण से जुड़ी हुई बातों को जानना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप इस प्रशिक्षण का आनंद ले सकते हैं। आदरणीय नीरज घुगे सर। मुझे लगता है कि अब हम थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा इस मुद्दे पे, इस पॉइंट पे। मेरा बोलना खत्म होने के बाद आप अपना और शेयरिंग कर सकते हैं। तो पहला जो मुद्दा है हमारा, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। अभी इसमें दो चीजें हैं। पहली एक चीज कि बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करना, इसका स्पष्ट मतलब यही है कि हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है। अगर हम ये बात 100% एक्सेप्ट कर लिए है तो क्या हमने पढ़ाना बंद कर दिया? देखिए, ये चिंतन का विषय है। अगर हम ये बात पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि बच्चे खुद से पढ़ते हैं, तो क्या हमने अपना पढ़ाना बंद कर दिया? तो इसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। इसका एक उत्तर हो सकता है कि नहीं सर, कुछ चीजें तो पढ़ानी पड़ती है, सारी चीजें तो बच्चे खुद से नहीं सीखेंगे। या दूसरा आंसर ऐसा भी हो सकता है कि सर ऐसी कोई चीजें है जो काफी नई है, जो बच्चों को मालूम ही नहीं है, वो चीजें हमें पढ़ानी पड़ती है। ऐसे अलग अलग उत्तर इसके आ सकते हैं। लेकिन इसका उत्तर कोई भी दे तो हमारे दिमाग में ये चीज बनी हुई है कि हमें बच्चों को पढ़ाना होगा। अब इसमें फर्क क्या है? तो देखिए, अभी जैसे सर ने बताया था कि शिक्षक इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे की वजह क्या हो सकती है? तो हमने जैसे सोच के देखा है या लोगों से बात करके समझा इस चीज को, तो एक महत्वपूर्ण दिक्कत इस चीज में यह आती है कि लोगों का विश्वास नहीं है इस चीज पे कि बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं। हम लोगों का उस पे विश्वास नहीं है कि बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं। हमारा विश्वास ना होने के दो कारण हैं। उसमें से एक कारण यह है कि हमें यह लगता है कि मैं तो इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने के बावजूद अगर उनको नहीं आता तो खुद से कैसे आएगा? देखिए, पहला कारण क्या है कि मेरा अपयश मुझे रोक रहा है ये समझने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए। और मेरा अपयश कहाँ है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं फिर भी बच्चों को नहीं आता, पूरे 100% बच्चों को नहीं आता। कुछ बच्चों को तो 2-2 3-3 बार पढ़ाता हूं फिर भी नहीं आता। तो मेरे पढ़ाने के बावजूद उसको आता नहीं, तो मेरे पढ़ाई के बिना ही उसको कैसे आएगा खुद से? ये एक हमारी अवधारणा इसमें रुकावट डालती है। दूसरा कारण ये होता है कि मुझे मेरे अस्तित्व का प्रश्न निर्माण होता है, शिक्षक के अस्तित्व का प्रश्न निर्माण होता है। जैसे अभी अभी महाराष्ट्र में तो ये जोरों से हो रहा है, शायद आपकी तरफ भी हो रहा होगा। तो अस्तित्व का प्रश्न क्या है? अस्तित्व का प्रश्न ये है कि बच्चे अगर खुद से सीखेंगे तो मेरा महत्व क्या रहेगा? क्योंकि आज तक की शिक्षा की जो रचना थी, उस रचना में आज तक शिक्षा की जो रचना थी, उस रचना में शिक्षक को आगे बिठाया है और शिक्षक पढ़ाता है तभी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी संकल्पनाएं बनाई गई हैं। और अभी हम कह रहे हैं कि नहीं, एन कुजूर जी अपना माइक बंद कर दीजिएगा। हाँ, ओके, थैंक यू। तो हम ये समझ रहे हैं कि पहला कारण था कि मेरे पढ़ाने के बावजूद बच्चे पढ़ते नहीं, फिर खुद से कैसे पढ़ेंगे? और दूसरा कारण यह है कि मेरा अस्तित्व क्या रहेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अगर टीचर हूं तो मेरे पढ़ाने से बच्चे पढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरा डीएड बीएड हो गया, उसी सारी चीजों में मुझे यही सिखाया गया कि आप पढ़ाओगे तो ही बच्चे पढ़ेंगे, आप जो पढ़ाओगे वही बच्चे सीखेंगे। लेकिन ये अभी तो कहा जाता है कि नहीं, बच्चे खुद से सीख सकते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि हमारे अस्तित्व का प्रश्न हमारे सामने आ जाता है इनडायरेक्टली कि अरे मैं टीचर हूं, अगर मैं काम ना करूं फिर भी बच्चे पढ़ेंगे, तो मेरा मतलब क्या है? मेरा होने का मतलब क्या है? मेरे अस्तित्व का मतलब क्या है शिक्षक के नाते? तो इसका मतलब शिक्षक का कोई अस्तित्व नहीं है या शिक्षक का कोई महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लेकिन शिक्षक का रोल बदल गया है, वो बदला हुआ रोल समझने की जरूरत है। मैं थोड़ी लेटेस्ट बात आपको इस चीज पे ये बताना चाहूंगा और बाद में हम आगे जाएंगे। अभी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू हो गया है। जैसे आप काफी लोगों ने बताया कि आप व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा कॉन्फ्रेंस कॉल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी ये चीज शुरू हो चुकी है और काफी लोग बच्चों को इस तरीके से काम देना शुरू कर रहे हैं। तो काफी शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और एक तो मैसेज ऐसे भी बन के घूम रहा था कि क्या शिक्षक लोग आप पागल हो गए हो? अगर आप ऐसे करोगे, बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ोगे, बच्चों को छत्रपाल रंजीता वर्मा मैडम, आपका माइक चालू हो गया, प्लीज बंद कर दीजिए। सॉरी 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 सर, सॉरी, गलती से दब गया सर। हाँ हाँ हाँ, अभी तक बंद नहीं हो पाया। हाँ, अभी हो गया बंद, थैंक यू। तो हम ये बात कर रहे थे, हम महाराष्ट्र का एक उदाहरण लेते हैं अभी जो हो रहा है। तो महाराष्ट्र में ऑनलाइन लर्न फ्रॉम होम शुरू हो गया। तो काफी टीचर लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। हो सकता है काफी लोगों ने किया भी नहीं हो, लेकिन शासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, लर्न फ्रॉम होम ये शुरू हो जाए। तो काफी शिक्षक संगठनों ने उसको अपोज करना शुरू कर दिया। तो अपोज करने का कारण तो कोई ये नहीं बता सकता कि हम ये नहीं करना चाहते। तो अपोज करने के अलग अलग कारण सामने आती है। तो पहला कारण होता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया है। मोबाइल अगर बच्चे ज्यादा यूज करेंगे तो उनकी आंखों का क्या होगा, उनकी सेहत का क्या होगा। किसी ने कहा कि धूप काल है, बच्चों को छुट्टियों का समय है, अब छुट्टियों के समय में बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें परेशान करना अच्छी बात नहीं। कई लोगों ने ये रखा कि बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं तो कैसे पढ़ेंगे, 10-20% बच्चों के पास ही मोबाइल है। तो काफी शिक्षक संगठनों ने इसको ठुकराना शुरू कर दिया कि नहीं, ये चीज काम करने वाली नहीं है। तो ये सब में एक पोस्ट हमारे सामने ऐसी आई एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसने कहा था कि शिक्षक, क्या आप पागल हो चुके हो? अपने अस्तित्व को आप गंवाना चाहते हो? अगर बच्चों को आप ऐसा पढ़ाओगे, बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगेंगे, तो आपकी जरूरत क्या रहेगी? तो आप अपने खुद के अस्तित्व को ही मिटा रहे हो ये चीज करके। ऐसा काफी लंबा मैसेज उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा था, एक शिक्षक ने, जो शिक्षकों को उद्बोधित करके लिखा था। तो अभी समझने की बात यह है कि उसके मन में भय है। देखिए, मेन बात उसमें यह है कि उसके मन में भय है, और भय इस प्रति है कि उसके अस्तित्व के प्रति उसको भय निर्माण हो गया है। उसको लगता है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेंगे, बच्चे खुद से पढ़ लेंगे, तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? तो अस्तित्व अबाधित है। टीचर के अस्तित्व को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन कब तक? जब तक बदलते आयामों को टीचर समझेगा और उस समझ के साथ खुद को ढालेगा। मैं थोड़ा इस पर टाइम लूंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे अभी जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम रोक नहीं सकते, ये बात हमें शिक्षक के नाते समझ लेनी चाहिए। ये जो इंटरनेशनल पैडागोजी आगे बढ़ी है, 6 बातों पे अब काम हो रहा है, आगे चल के 17 चीजों पे काम होगा, तो ये चीजें कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसको शासन सपोर्ट करे या ना करे, उसको जो भी समझेगा वो सपोर्ट करने वाला है। और समझने में ही हमारी समझदारी ये है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। टीचर के नाते हमारा अस्तित्व और हमारा प्रभाव हमें अगर और ज्यादा निर्माण करना है, तो हमें ये चीज को समझना होगा कि ये चीजें क्या कही जा रही है। तो टेक्नोलॉजी को हम धिक्कार नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को हम बाजू कर नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट ही करना होगा। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके हमारा इंपॉर्टेंस सबको बढ़ाना होगा। मैं ये नहीं चाहता कि टीचर लोगों का इंपॉर्टेंस घट जाए। जैसे ये जो 6 पैडागोजी बताई जाती है, 6 प्रिंसिपल बताए जाते हैं, उसमें भी शिक्षक का महत्व कम नहीं हुआ है। मुझे तो ऐसे लगता है कि शिक्षक का महत्व बढ़ा है। शिक्षक के विद्यार्थी के साथ संबंध अच्छे स्तर पे, उच्च स्तर पे पहुंचे हैं। तो ये सब नेचुरल चीजें होने वाली है, और शिक्षक को कभी नहीं था उतना आत्मसम्मान, सम्मान विद्यार्थी की ओर से मिलने जाने वाला है। तो हमें यह समझना है कि खुद को भयभीत नहीं करना है, तो खुद का अस्तित्व कहीं खतरे में नहीं है, ये चीज हमें समझनी है। दूसरी चीज, हमें यह विश्वास करना है कि बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं। तो विश्वास करने की मतलब किस तरीके से हम विश्वास कर सकते हैं? तो विश्वास करने का सही तरीका यह होता है कि तर्कपूर्ण विचार करना। तर्कपूर्ण विचार ये करना,
पहले तो स्वयं से शुरुआत करना कि खुद के बारे में सोच के देखिए कि क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो टीचर ने आपको पढ़ाई है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टीचर ने आपको नहीं पढ़ाई। आज का अपना स्वाध्याय भी एक प्रश्न रहेगा, कोई थोड़ा सा याद कर लेना मुझे अगर याद नहीं रहा तो। क्या स्वाध्याय का प्रश्न रहेगा? अब तक मेरे लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें जो मैंने खुद से सीखी है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैंने टीचर से सीखी है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे समाज ने सिखाई है। देखिए हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे मेरे टीचर ने सिखाई है, मेरे शिक्षक ने सिखाई है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो समाज ने सिखाई है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैंने खुद से सीखी है। ये अगर हम तर्कपूर्ण विचार कर लेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा लंबी लिस्ट तो खुद से सीखने में है। जैसे कल हमारे जो पहला दिन था तब रियलाइज हो गया कि खुद से करने वाले काम तो बाबले बड़ी बहुत ज्यादा करती है जो स्वयं के स्तर पे की जाती है। आज का असाइनमेंट लिखा उसके बाद भी ये रियलाइज हो गया कि यार आज तक तो मैं समाज को देखता रहा कि कब मेरे मदद के लिए आ जाए, लेकिन खुद से तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। यही चीज हमें आज भी रियलाइज हो जाएगी कि जो मैं सिखाना पढ़ाना कहता हूं, लेकिन सही मायने में तो ये है कि मैं खुद से ही ज्यादा सीखता हूं। तो ये याद एक लिस्ट हम आज बनाएंगे। ये लिस्ट बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि ये तर्कपूर्ण विचार हमें ये स्पष्टता देगा कि काफी चीजें बच्चे खुद से ही सीखते हैं। अभी थोड़ा एक और इसकी बारीक चीज हम समझते हैं इसमें क्या है। तो देखिए आज तक हमें ऐसा लगता है कि हमने बच्चों को पढ़ाया है, हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए बच्चे सीखते हैं। तो एक दो तर्कपूर्ण प्रश्न खुद से पूछ लेना चाहिए। एक दो प्रश्न हम देखते हैं क्या है। तो आप सब लोगों ने 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल काफी साल काम किया है, आपका सक्सेस रेशियो भी अच्छा होगा। तो हमें बार बार ऐसा लगता है कि मेरे क्लास में 30 बच्चे थे, 30 बच्चों में से ये बच्चे डॉक्टर बन गया, ये बच्चा इंजीनियर बन गया, तो इसको डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का जो क्रेडिट है वो मुझे जाता है। बात समझ में आ रही है? जो बच्चे यशस्वी हुए हैं, जो बच्चे खुद के लाइफ में कुछ कर पाए हैं, अच्छी पोस्ट पे गए हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने का क्रेडिट किसे जाता है? शिक्षक के नाते मुझे जाता है। अच्छा, अच्छी बात है। तो अभी उसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे से पढ़ नहीं पाए, उन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दी, स्कूल पूरी की लेकिन फिर भी वो अच्छे से पढ़ नहीं पाए। तो उनके ना पढ़ने का क्रेडिट किसको जाना चाहिए? अगर बच्चों के अच्छे से पढ़ने का क्रेडिट शिक्षक को दिया जाता है तो उसी क्लास के कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते, पीछे रह जाते, तो उसका दायित्व किसको दिया जाना चाहिए? इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? तो डेफिनेटली इसका भी क्रेडिट टीचर को ही देना चाहिए। अब इसमें से और एक प्रश्न बाहर निकलता है, और एक प्रश्न ऐसा बाहर निकलता है कि अगर मेरे पढ़ने से बच्चे पढ़ते होंगे, मेरे पढ़ाने से बच्चे पढ़ते होंगे, सीखते होंगे, तो फिर मेरे पढ़ाने से तो मेरे कक्षा के 30 ही बच्चे सीखने चाहिए थे। तो 30 के 30 बच्चे तो नहीं सीख पाए, 100% बच्चे तो नहीं सीख पाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि मेरे पढ़ाने से बच्चे नहीं सीखे हैं, मेरे पढ़ाने से बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं। बच्चे सीख पाए हैं क्योंकि वह खुद से सीखे हैं। अभी देखिए इसमें क्या है। आपने कंस्ट्रक्टिविज्म सुना होगा, जिसे हम रचनावाद कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यह कहता है कि बच्चों के सामने, बच्चों के परिवेश में अलग अलग अनुभूति, अलग अलग अनुभव, एक्सपीरियंस रखे जाते हैं। उस एक्सपीरियंस को बच्चा अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ता है, उसका कोरिलेशन करता है। इस जोड़ने के साथ उसके ज्ञान की, उसके नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है। इसे कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने बच्चों को गाना सुनाया, मैंने बच्चों को कविता पढ़ाई, मैंने बच्चों को पाठ पढ़ाया, कहानी पढ़ाई, एक्टिंग के साथ ये करवाया, ये सब चीजें मैं करवा रहा था, तो मैं बच्चों को एक्सपीरियंस दे रहा था, शाब्दिक एक्सपीरियंस दे रहा था। लेकिन मेरे सारे एक्सपीरियंस में से बच्चों ने सब नहीं लिया, उसने वही लिया जो खुद से वो कोरिलेट कर पाया। तो इसका मतलब है मैंने सिखाया तो है, लेकिन बच्चा सीखा है वो खुद से ही है। मैंने सिखाया इसका मतलब यही किया है, मैंने पढ़ाया इसका मतलब यही किया है कि मैंने बच्चों के सामने काफी सारे अनुभव प्रस्तुत किए हैं, उसमें से कुछ अनुभव उसने अपने
साथ कोरिलेट किए हैं और उस कोरिलेशन से उसने अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन किया है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म हमें स्पष्ट रूप से यही सिखाता है, यही बताता है कि बच्चा खुद के नॉलेज की रचना खुद करता है। तो इसका मतलब अब तक जो भी बच्चे सीख पाए हैं वो खुद से ही सीख पाए हैं, और जो बच्चे ना सीख पाए हो, तो जो बच्चे ना सीख पाए उनके साथ ये हुआ कि आपके अनुभव की जो कक्षा थी, आपके अनुभव का जो परिवेश था, वो उस बच्चे के लेवल तक नहीं पहुंच पाया, वो बच्चा उसमें से ग्राफ नहीं कर पाया। तो इससे हमारे बात एक स्पष्ट हो जाती है कि ये जो अनुभव है, जो हम वर्बल रखते हैं, ओरली उनके सामने रखते हैं, तो उससे बेटर चीज है कि ये अनुभव ओरली ना रखे, प्रैक्टिकली उनको करने का रियलाइजेशन दे सके, तो उससे बच्चों की सीखने की गति बढ़ती है। जैसे हमारे सुरेंद्र भाई ने कहा कि बच्चे तो सीखते ही है, लेकिन उनकी सीखने की गति भी बढ़ी है। तो सीखने की गति बढ़ने की वजह यह है कि अब तक बच्चों के सामने एक्सपीरियंस हम ओरली रखते थे, टीचर के एक्सपीरियंस बोल के रखते थे, किताबों के एक्सपीरियंस पढ़ के उनके सामने रखते थे। कंस्ट्रक्टिविज्म किस चीज को ज्यादा सहारता है? तो वो इस चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करता है कि बच्चों को आप खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करें, सारे एक्सपीरियंस उसको खुद से देने दीजिए, उससे उसकी पढ़ने की गति बढ़ेगी। तो ये तो बात समझ में आ गई कि हम अब तक जो पढ़ाने का नाटक करते थे, उस पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे हमारी पढ़ाने से नहीं, खुद के सीखने से ही सीखते थे। अगर ये बात हमारे अच्छे से समझ में आ गई, तो फिर वो पढ़ाने का नाटक हमें बंद कर देना चाहिए। यही सीधा सीधा प्रस्ताव आप सभी के सामने है, और यही प्रस्ताव सारे शिक्षाविदों के सामने है। कल सुबह वारे सर जी के साथ हमारी बहुत अच्छी बात हुई। मुझे नहीं मालूम ये चीज यहाँ पे रखनी कितनी जायज होगी या नहीं, लेकिन फिर भी रखता हूँ, सब अपने ही है, तो ये चीज रखने में कोई दिक्कत नहीं है। नंद कुमार सर जी से मैं मतलब माफी मांग के ये चीज रखता हूँ कि सर सहमत होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। तो वो चीज ये है कि वारे सर से और मेरी सुबह 2 घंटे बात हुई कल सुबह। तो अभी देखिए बात इस चीज से कैसे कोरिलेट करती है। आज तक हमने शिक्षा क्षेत्र में जिन जिन चीजों को बढ़ावा दिया है, उन चीजों का खोखलापन हमारे सामने आ रहा है। अब देखिए, हमने काफी शिक्षण तज्ञों को, जो एजुकेशनलिस्ट है, उनको सर पे बिठा के रखा है, हमारी यंत्रणा ने उनको सर पे बिठा के रखा है। वो शिक्षाविदों, वो जो शिक्षा तज्ञ है, उनको तज्ञत्व को हम कब एक्सेप्ट करें, कैसे एक्सेप्ट करें? तो किसी भी चीज का अच्छा होने का ये मेजरमेंट होना चाहिए, एक परिणाम होना चाहिए। वो यह है मेजरमेंट का तरीका कि वो चीज सारे लोग कर पाते हैं क्या। हमें नई तालीम सिखाई गई, बुनियादी शिक्षा हमारे सामने रखी गई, कितने लोग वो चीज कर पाए? नई तालीम जो वर्धा में स्कूल है, वैसे कितने स्कूल महाराष्ट्र में और पूरे देश में खुल पाए? कोई एक एजुकेशनिस्ट खड़ा हो जाता है, वो खुद की स्कूल स्टार्ट करता है, उस चीज की तरह अलग अलग कौन सी चीजें कर पाए, कौन सी स्कूल कर पाए? तो इसका यही मतलब है कि ये विशेष लोग ही कर पाए हैं। तो जो विशेष व्यक्ति कर पाता है, उस चीज को हम विशेष नहीं कह सकते। जो चीज सारे लोग कर सकते हैं, उसको हम विशेष कह सकते हैं। और मुझे अभिमान के साथ कहना अच्छा लग रहा है इस चीज को कि इंटरनेशनल पैडागोजी में जो भी चीजें बताई गई है, वो किसी विशेष व्यक्ति की करने की नहीं है, कोई भी सामान्य व्यक्ति वो चीज कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज विशेष है। तो हमें यह समझना चाहिए कि बच्चों को खुद से प्रेरित करना यह आसान चीज है। सिर्फ उसके लिए हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि हमारे बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं। और इसका विश्वास करने के लिए कोई तर्कपूर्ण अगर प्रश्न हम रखते हैं, तो ये विश्वास करना आसान हो जाता है। 2 प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं। तीसरा प्रश्न हमने ये देखना है कि हमारी कक्षा में बच्चे खुद से पढ़ते हैं। जैसे हमारी रेगुलर कक्षा है, उसमें भी देखना चाहिए कि क्या बच्चे खुद से पढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो मैं हमेशा देता हूं कि आपके कक्षा के सारे छात्रों को एक चीज आती है जो आपने नहीं पढ़ाई है। मैं तो ये कहता हूं कि जो कोई नहीं पढ़ाता, फिर भी वो चीज सारे बच्चों को आती है। वो चीज यह है कि बच्चों को गालियां देना आता है। सही है, आपके बच्चे गालियां देते होंगे। तो अब बताइए कि बच्चों को ये गालियां किसने सिखाई? मतलब स्कूल में सिखाई गई कि बच्चों को ऐसे ऐसे गालियां देनी चाहिए? नहीं, आप बोलेंगे वो घर से सीखे, तो घर से सीखे तो कोई बोलना चाह रहा है? परिवेश से सीखते हैं सर गालियां बच्चे।
आपसे परिवेश हाँ से। सर, हाँ वही वही अपने आपसे परिवेश से बच्चे, परिवेश से ही बच्चे। जी जी। सर का सर का ये कहना है कि बच्चे घर से सीखते हैं यानी परिवेश से सीखते हैं। ओके, थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं ये क्या चीज है। तो अब देखिए, शिक्षक ने तो उसको गालियां देना नहीं सिखाया, तो इसका मतलब है कि वो स्कूल में नहीं सीखा, तो घर में सीखा होगा। तो घर में सीखा होगा तो कैसे सीखा होगा? उसके माँ बाप ने बच्चा सीखे इसलिए तो उन्होंने गालियां दी होंगी? नहीं। उसके पड़ोसी ने बच्चा सीख पाए, आजू बाजू के बच्चे सीख पाए इसलिए एक दूसरे को गालियां दी होंगी? नहीं। ऐसा कोई उसको बच्चे को सिखाने का इंटेंशन किसी का नहीं था, लेकिन आपके परिवेश में जो चीजें होती है उसके अनुभव वो लेता है और उससे वो सीखता है। इसका मतलब बच्चे ने खुद से सीखी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच्चा खुद से सीखता है। हमें सिर्फ ये कहना चाहिए, ये समझना चाहिए कि बच्चा खुद से क्या क्या चीजें, कौन सी चीजें सीखता है। अगर ये सारी चीजों का हम गौर करें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बच्चे खुद से सीख सकते हैं, और एक बार अगर उनको खुद से सीखने की आदत लगे तो काफी अच्छे से वो सीख सकते हैं। अब ये चीज महत्वपूर्ण क्यों है ये भी हमें समझना है। ये चीज महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे हमने इंटरनेशनल एजुकेशन में कहा है कि जमाना बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। उस तेजी से बदलते हुए जमाने का कंपैरिजन या उसका मेलजोल कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं कर सकती। इस चीज पे हमने बात की है। आप कितने भी किताबें निकाल लो, हर महीने के लिए नई किताब ले लो, हर कोई नया बोर्ड बना लो, कोई भी बोर्ड, कोई भी किताबें इस बदलते जमाने के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, खुद को उसके साथ नहीं रख सकते। तो खुद को अगर उसके साथ कोई रख सकता है तो वो चीज है कि बच्चा खुद से पढ़ना सीख ले। तो यूनेस्को ने उसमें कहा गया है कि लर्निंग टू लर्न इट्स मीन्स एजुकेशन। शिक्षा का मतलब है लर्निंग टू लर्न। सीखना कैसे है? ये सीखना। सीखते कैसे है? ये सीखना। इसका मतलब है एजुकेशन। तो हमें बच्चों को ये किताब वो किताब ये चीजें नहीं पढ़ानी है। हमें बच्चों को ये पढ़ाना है कि ये पढ़ते कैसे, ये सीखते कैसे है। अगर एक बार बच्चा ये सीख जाए कि मैं खुद से ये सारी चीजें सीख सकता हूं, तो उसकी जिंदगी काफी आसान होगी, और वह बच्चा उसे बदलते जमाने के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी वह चीजें वो खुद से पढ़ता जाएगा। क्योंकि 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं या ग्रेजुएशन हो गया और पढ़ना खत्म हो गया, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अभी अगर जीना है तो रोज सीखना होगा। अभी अगर जीना है तो हमेशा के सीखता रहना होगा, और हमेशा अगर सीखना है तो हमें ये सीखना होगा कि सीखा कैसे जाता है, कौन सी चीज कैसे सीखते हैं। तो टीचर का काम सिखाना नहीं है, टीचर का काम ये सिखाना है कि सीखते कैसे है। ये बात अगर हम समझ ले तो ये चीज काफी अच्छे से कर सकते हैं। मैं थोड़ा ये समझ लेना चाहता हूं कि गजानन अमलापुरी सर की एक पोस्ट है, क्या ये पोस्ट आपने पढ़ी है? नंद कुमार सर जी, बीच में हमने ये पोस्ट हिंदी में ट्रांसलेट करके दी थी, तो क्या इस ग्रुप पे डाली थी वो? हाँ सर, बहुत लोग पढ़े उसको तो। अच्छा, बहुत लोग पढ़े, बहुत हाँ, बढ़िया। दी थी ना, बहुत लोग पढ़े सबको दी थी। हैं। अच्छा और अच्छा, मैं लोग पढ़े हैं। स्वयं उसमें अपनी बुनियाद को लेकर लिखा था। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा था। हाँ। तो सुरेंद्र सर थोड़ा सा वो बताइए कि उसमें क्या था, क्या समझ में आया गजानन अमलापुरी जी की पोस्ट में, थोड़ा सा। हाँ आप सब लोगों ने अमलापुरी सर का किस्सा पढ़ा है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो किस्सा है वो काफी स्पष्टता लाने में मदद करता है कि बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, इस पे विश्वास होने लगता है। तो हाँ। अमलापुरी सर जो थे वो सर शायद अपने ग्रुप में जैसे लोग हैं उस कैटेगरी के लोग थे। मतलब कौन सी कैटेगरी? जिन्होंने अपने स्कूल में अच्छा काम किया है। तो ये लोग ऐसे नहीं होते कि कोई भी चीज आई और एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए उसको काफी स्ट्रांग तरीके से विरोध भी करते हैं, उसकी चिकित्सा भी करते हैं, और उसका सारे रूप से सोचते हैं उसपे। तो ये बिल्कुल मतलब सर हिला के एक्सेप्ट करने वाले लोग नहीं होते। तो अमलापुरे सर का किस्सा ऐसा था कि वो काफी मेहनती शिक्षक है। उसके काफी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए थे, नवोदय के लिए सिलेक्ट हुए थे, और उसका खुद पे एक विश्वास था या आत्मविश्वास था, या शायद उसको घमंड भी कहिए थोड़ी देर के लिए। ये हो गया था कि उसको ऐसे, हाँ प्लीज, किसी का तो भी माइक शुरू है और वो हेलो कह रहे हैं।
तो हम तो सब रेडी है, प्लीज आप अपना थोड़ा माइक बंद कर दीजिएगा, जो भी है। अच्छा, हम अमलापुरी सर की बात कर रहे हैं, तो अमलापुरी सर को इस चीज का, मैं थोड़ा घमंड शब्द यूज कर रहा हूँ, तो घमंड भी था। तो घमंड किस चीज का था कि उनका कहना था कि मेरी जो पढ़ाने की प्रोसेस है, मेरी जो पढ़ाने की पद्धति है, वो सबसे बेस्ट है। और बेस्ट होने की वजह यह है कि उसने परिणाम दिए हैं। और परिणाम क्या दिए हैं? तो मेरे बच्चे नवोदय को सिलेक्ट हुए हैं, स्कॉलरशिप को सिलेक्ट हुए हैं, और मैंने 6वीं 7वीं कक्षा को पढ़ाते समय ऐसे बच्चों को पढ़ा है जिनका बेसमेंट तैयार नहीं हुआ, उनका भी मैंने बेस तैयार करवा लिया। तो उनका कहना था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप कह रहे हो कि बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, तो क्या मेरी मेहनत एक मूर्खता है? देखिए क्या प्रश्न था। मीनू मैडम, आप थोड़ा, मीनू मैडम है कि सर है, आप थोड़ा अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ, तो उनका कहना था कि मैंने जो आज तक स्ट्रगल किया है, मैंने जो अचीवमेंट किया है, आप मेरे अचीवमेंट को, मेरे स्ट्रगल को आप धिक्कार रहे हो। देखिए उसकी बात क्या थी, उसकी बात ये थी। तो हर मेहनत करने वाले टीचर की ये बात है, ये भी उसकी एक समस्या है कि मैंने इतना स्ट्रगल करके बच्चों को पढ़ाया है और आप बोलते हैं कि मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, बच्चे खुद से पढ़ सकते। अमलापुरी सर का किस्सा सुन रहे थे, तो काफी मेहनती शिक्षक है, और वो मेहनती शिक्षक का कहना ये था कि आप मेरे काम को, मेरे किए को नकार रहे हो। और उसी ने, उसने एक हमारा तिट्ठा सभा करके थी, जिसपे मैंने पहले भी बात किया था। तो उस तिट्ठा सभा में उसने एक प्रश्न उठाया और उसका कहना था कि सर, मुझे लगता है कि ऊपरी कक्षा के बच्चे खुद से नहीं पढ़ सकते, ऐसा उसका कहना था, क्योंकि नई कंसेप्ट होती है और उसे लग रहा था कि ये चीजें नहीं हो सकती। तो हमने उसको समझाने की कोशिश की कि सर, कोई भी बच्चा ऐसे पढ़ सकता है, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं स्वीकार पाया। तो उसके बाद वो चला गया, हम भी वापस चले गए, और उसके बाद डिस्कशन, उसने एक व्हाट्सएप पे पोस्ट भेजी, और पोस्ट में उसने कहा कि सर, मैं अभी 7वीं कक्षा में हूँ, मुझे घातांक और बैजिक समीकरण, ऐसे गणित का टॉपिक है, तो ये चीजें मुझे बच्चों को पढ़ानी है, और ये बच्चों ने कभी पढ़ी नहीं है, तो आप बताइए कि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने मेरी तरफ से उसको रिस्पॉन्स किया, लेकिन उसको सहमति नहीं बनी। बाद में नंद कुमार सर ने उसकी पोस्ट देखी, और सर ने कहा कि उसके साथ हमें बात करनी चाहिए। बात करने की वजह ये थी कि सर का कहना था कि उसको सारी बातें पसंद आ गई, और 2 बातों में अगर वो अटक गया है, 2 बातें अगर उसको पसंद नहीं है, तो वो 2 बातों पे ही ज्यादा फोकस करेगा, जो सारी बातें उसको पसंद आई उस पर वो बात नहीं करेगा। तो मीनू जी, अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। अच्छा, तो उसका कहना यह था कि वो सारी चीजों पे बात ना करके, उस पे ना सोच के, जो चीजें उसको पसंद नहीं है उसी पे ज्यादा बात करेगा। तो हमें उस चीज पे उसके साथ बात करनी चाहिए। फिर सर का फोन आया और हमने उसके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में बात की। उसको सर समझा रहे थे कि बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, आप विश्वास करो, आप करके तो देखो। लेकिन बार बार वो यही कह रहा था कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बच्चा कर पाएंगे। तो आखिरकार सर ने कहा कि अगर मैं तेरा वरिष्ठ अधिकारी हूँ इस रूप से, तो तू सुन। तो उसने कहा ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं करता हूँ। तो उसके साथ हमने मिलकर ये प्लान बनाया कि आपको क्या करना है, आपके स्कूल जाना है और बच्चों को पूछना है कि आप क्या ये खुद से पढ़ सकते हो, और कितना समय लगेगा आपको खुद से पढ़ने के लिए, उतना समय बच्चों को दे देना, तब तक नहीं पढ़ाना वो टॉपिक। तो उसको कह दिया गया कि आप जाके स्कूल में एक चार्ट बनाओ, चार्ट पे बच्चों के नाम लिखो, और उसके सामने उसका क्या टाइम उसको लगेगा वो कालावधि उसके सामने लिख दो। ऐसे बोल के उसने मान लिया कि चलो ठीक है सर, मैं करके देखता हूँ। दूसरे दिन वो स्कूल में गया, स्कूल में उन्होंने 13 बच्चे में से 5 बच्चे सिलेक्ट किए। देखिए, सबको नहीं किया, 5 ही बच्चों को किया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी चल रहा था कि मेरे क्लास के जो होशियार बच्चे वो खुद से सीखेंगे तो सीखेंगे, सारे तो नहीं सीखेंगे। मतलब दिमाग में वो चीज कायम थी। तो उसने 5 बच्चों को अपने पास बिठाया सामने, वो भी उनके बीच में बैठ गया, और बच्चों को बोलने लगा कि देखिए, आपको ये जो गणित है ये खुद से हल करने हैं, खुद से सीखने हैं। तो किताब दिए रहती, किताब में क्या दिया रहता, तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिए रहते, बाद में उसकी प्रोसीजर लिए रहती, और बाद में उसके लिए एक उदाहरण संग्रह दिया रहता है कि आपको ये सारे गणित उसमें से करने, तो आप खुद से ये समझ लो। तो उसने क्या किया, बच्चों ने खुद से वो समझना शुरू कर दिया। वो बाजू में बैठा था और बच्चों को बोला था, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाए तो बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको खुद से पढ़ना है। तो उसमें से बच्चों ने स्टार्ट कर दिया खुद से पढ़ना। 5 बच्चे में से 2 बच्चों को झट से आ गया, 15-20 मिनट में उसके ख्याल में आ गया कि क्या चीज है। जैसे 15-20 मिनट हो गए, वो 2 बच्चों ने बाकी के 2-3 बच्चों को बताना शुरू कर दिया। देखिए, ये चीज होती है।
बच्चे हो या बूढ़े हो या कोई भी व्यक्ति हो, काफी एक्साइटेड होता है कि उसको जो चीज पता चली वो बाजू वाले को बता दे। हम पीयर लर्निंग और इसमें क्या कर रहे हैं, तो यही कर रहे हैं, उसका एक्साइटमेंट जो है उसका हम फायदा ले रहे हैं। तो बच्चों ने क्या किया, बाजू के 3 बच्चों वाले को पढ़ाना सिखा दिया। उसका कहना है कि जब उसका 35 मिनट का सेशन खत्म हो रहा था, सत्र खत्म हो रहा था, तो बाजू में जो बैठे हुए बच्चे थे, जो टेबल पे बैठे हुए थे, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, वो भी झांक झांक के देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं करके। तो वो भी बच्चे इनमें इन्वॉल्व हो गए। बाद में उसका जो क्लास थी वो खत्म हो गई उसका ये, और वो बाहर चला गया। उसके बाद में दूसरे एक टीचर की क्लास थी। उसके बाद वो जब छुट्टी के बाद आया दोपहर को, तो उसने देखा कि सारे के सारे बच्चे वही घातांक लेके बैठे हैं। और जब आके बेटा और बच्चों से बात करने लगा, तो उसके दिमाग में ये चीज आई कि 5 बच्चे तो उसकी क्लास जब शुरू थी 35 मिनट की तभी सीख सके थे, लेकिन 13 में से 11 बच्चों ने पढ़ लिया कि वो कैसे घातांक करना है। उसमें से एक बच्चा तो ऐसा था जिसको बेसिक आता नहीं, ऐसा उसका कहना था, उसने भी वो गणित कर लिए। तब जाके उसको रियलाइज हो गया कि अरे नहीं, मैं किसी और मोड में जी रहा था, बच्चे तो बहुत अफलातून है। तो उसने क्या कर दिया, उस दिन से बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए उसने प्रेरित करना शुरू कर दिया। उसका कहना है कि उसके गणित पूरा बच्चों ने खत्म कर दिया 7वीं का, और 8वीं का भी बच्चे कर रहे। ऐसे उन्होंने साइंस का भी किया और बाकी टीचर बाकी विषयों का भी उसने करने शुरू कर दिया। उसका मेन सब्जेक्ट थे मैथ और साइंस, लेकिन अभी उसका कहना है कि मैं स्कूल के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि पढ़ाने नहीं है, खाली बच्चों को चैलेंज देना है। बच्चों का कहना है कि आप पढ़ सकते हो और बच्चों के साथ साथ रहना है। जहां जहां बच्चों को दिक्कत आए उसके लिए बच्चों को सिर्फ रास्ता दिखाना है, सवालों के जवाब नहीं देना। तो ये चीजें वो बंदा समझ पाया। आज उसका कहना है, उसी टॉपिक पे वो कह रहा था कि सर, पहले जब बच्चे सीखते थे तो बहुत सारी चीजें भूलते थे। जैसे घातांक में फार्मूलेज होते हैं, तो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये भूलते हैं बच्चे कुछ दिनों के बाद। लेकिन बच्चे जब खुद से कर रहे हैं तो बच्चों की भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, बच्चों को याद रहता है, क्योंकि बच्चों ने वो खुद से सीखा है। तो ये फर्क है 2 चीजों में। तो हमें समझना ये है कि बच्चे खुद से सीख सकते हैं, तो हमें बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना है। तो खुद से सीखने के लिए प्रेरित करने का मतलब क्या है? जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि ऊपरी कक्षा में बच्चों को, जैसे कोई बच्चा 8वीं में है तो उसको 7वीं का ज्ञान नहीं होता, 6वीं का ज्ञान नहीं होता, उसका बेसिक काफी कमजोर होता है, और हमें लगता है कि इस बच्चे ने 8वीं का खुद से सीख लेना चाहिए। तो बच्चा 8वीं का उस स्टेज में खुद से नहीं सीखेगा। तो हमें समझना यह है कि बच्चा कौन सी चीजें खुद से सीखते हैं, जिस चीज का कोई पूर्व अनुभव उसके पास हो, या जिस चीज के लिए आप उसके आजू बाजू में संसाधन उपलब्ध हो। संसाधन का मतलब मानव संसाधन की मैं बात कर रहा हूं। तो हमें बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना है। इसका मतलब क्या करना है, कोई भी कक्षा का बच्चा हो उसको हमें वो चीज सीखने के लिए प्रेरित करनी है जिसका बेसिक उसको मालूम है। तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या मालूम है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या मालूम नहीं है। तो जो चीजें मालूम नहीं है, वो मालूम होने के लिए बच्चों को क्या सामग्री दी जाए जिससे बच्चा आगे की चीजें सीख सके। लेकिन हमें उससे पढ़ाना नहीं है, हमारा अध्यापन कार्य हमें बंद करना है। ये चीजें हम अगर कर पाते हैं तो बच्चे आसानी से खुद से सीखते हैं। और इस चीज में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये करनी है कि बच्चों को बार बार ये विश्वास दिलाना कि मैं तेरे साथ हूं, तू कर सकता है और तुम ये कर सकते हो। बच्चों को सिर्फ इन शब्दों की जरूरत है, क्योंकि हमारे बच्चों ने आज तक यही चीज सीखी है, यही चीज उनके समझ में बैठी है, घर से, परिवार से या टीचर से भी। और वो चीज ये है कि तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तूने कुछ नहीं किया, तू पढ़ाई करता ही नहीं। तो उसने सभी ना ना की रट सुनी है। उसको किसी ने अब तक ये कहा ही नहीं है कि यस तू सीख सकता है और तू खुद से सीख सकता है। तो बच्चों को ये विश्वास हम तभी दे सकते हैं जब हमें बच्चों पर विश्वास हो, और बच्चों पर विश्वास करने के लिए हमें इस चीज पर खुद को विश्वास होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खुद विश्वास करते हैं, अलग अलग तर्क ढूंढते हैं, खुद में ढूंढते हैं कि हम खुद से कैसे सीखे। अगर इस पे हमारा विश्वास हो गया तो हम बच्चों को विश्वास देने में कामयाब हो जाएंगे कि बच्चे खुद से सीखते हैं, और बच्चे तेजी से सीखना शुरू कर देंगे। अब बच्चों को जब हमें खुद से सिखाना है तो उसकी जो सेकंड स्टेज है, जो इसका हम सेकंड स्टेज बोलते हैं या सेकंड प्रिंसिपल बोलते हैं, वो है बच्चों को सीखने के लिए चैलेंज देना। ये काफी महत्वपूर्ण और नई चीज है पूरी एजुकेशन प्रणाली में।
मुझे सर का और जो कहना है और मैंने भी जो अब तक पढ़ा है उससे तो हमारा भी यही कहना बनता है कि वर्ल्ड की सारी एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो सब में ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है यह है कि बच्चों को सीखने में चैलेंज देना। बच्चे सीखने में बोर होते हैं, उसकी वजह यह है कि उसमें चैलेंज नहीं होता। तो बच्चों को हम अगर चैलेंज देने लगे तो बच्चों की सीखने की गति बढ़ जाती है, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है सीखने के प्रति, और बच्चा सकारात्मक कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन में आके आगे बढ़ने लगता है। तो चैलेंज से आप सभी लोग वाकिफ है कि चैलेंज देके हम बच्चों को क्या कर सकते हैं। तो चैलेंज कैसे होते हैं, चैलेंज किस तरीके होते हैं, जैसे प्राइमरी लेवल पे तो चैलेंज की आपने बहुत सारी बात कर ली होंगी। तो चैलेंज देते समय हमें ये सोचना है, जो मैं महत्वपूर्ण बात रखूंगा और पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि चैलेंज के बारे में काफी चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें डिटेल में जा सकते हैं। तो चैलेंज क्या चीज है? चैलेंज ये चीज है कि आप बच्चों को जो डेली होमवर्क देते हो, बच्चों को जो डेली पढ़ाते हो, वो डेली पढ़ाना नहीं है तो उसको चैलेंज में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने बार बार ये एग्जांपल दिया है कि हमें बच्चों को एडिशन सिखाना है, जोड़ना सिखाना है। तो हमने बच्चों को जोड़ना सिखा दिया, जोड़ना सिखाने के बाद बोर्ड पे हम 4-5 एग्जांपल लिख देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि एग्जांपल आप करो। तो अब हमें ये समझना है कि उस बच्चे में 3 कैटेगरी के, उस कक्षा में 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, असर के, नैस के और पीसा के। तो पीसा के जो बच्चे झट से वो 3-4 गणित कर लेते हैं और कुछ ज्यादा के काम करने लगते हैं। ज्यादा के काम यानी हो सकता है कि काफी कबार वो बातें आपकी सहयोग से की भी ना हो, अलग भी बातें वो करने लगते हैं, मस्ता भी करने लगते हैं, डिस्टर्बेंस भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसी समय कुछ असर लेवल के बच्चे हैं जो दिए हुए 4-5 एग्जाम्पल भी नहीं कर पाते। तो इसको हमने चैलेंज में कन्वर्ट करने के बाद ये चीज होती है जो काफी महत्वपूर्ण है, वह चीज है कि बच्चों के 100% कैपेबिलिटी का यूज होता है। देखिए, चैलेंज की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बच्चों के क्षमताओं का, कैपेबिलिटी का 100% यूटिलाइजेशन होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले क्या किया था हमने, 3 लेवल के बच्चों को बोर्ड पे 5-6 एग्जाम्पल दिए थे और वो करने को बोला था। तो जो क्लास में पीसा लेवल का बच्चा है, सबसे होशियार लेवल का बच्चा है, वो कितने एग्जाम्पल छुड़ाएगा? समझो 6 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हुए हैं, कितने एग्जाम्पल छोड़े, मतलब हल करेगा? तो 6 ही एग्जाम्पल हल करेगा। जो सबसे कम असर लेवल का बच्चा है उस कक्षा में, वो कितने एग्जाम्पल हल कर पाएगा? तो वो भी 6 एग्जाम्पल हल कर पाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये प्रोग्राम पे हम चलते हैं। तो हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं चैलेंज में, तो हमने क्या कर दिया चैलेंज में कन्वर्ट, बोर्ड के सारे एग्जाम्पल मिटा दिए जोड़ने के, और बच्चों को बोल दिया कि जोड़ने के अलग अलग एग्जाम्पल आपको लेना है और खुद ही उसको हल करना है। आपको आधा घंटे का समय है, देखते हैं कि आधा घंटे में कौन कितने ज्यादा हल कर पाता है। बच्चों को बोल दिया, अब बच्चे क्या करेंगे? तो बच्चों ने स्टार्ट कर दिया हल करना। वो शिक्षक जो थे उनके साथ में पोर्च में जाके बातें करने लगा। आधा घंटा पूरा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस था। आधे के घंटे के बाद हम जब क्लास में आए तो कम से कम हमें 3-4 बार बच्चों को कहना पड़ा कि अरे आपका टाइम हो गया है, आधा घंटा हो गया है पूरा, अभी आपको रुकना है। उसके बाद वो रुके। तो क्या अनुमान है, मैंने मेरी ये बार-बार चीज मैं बताता हूँ। तो उसमें जो पीसा लेवल का बच्चा था, होशियार बच्चा था, उसने आधा घंटे में जोड़ने के 73 एग्जाम्पल प्रश्न हल किए थे। और उस कक्षा में, मतलब मजे की बात, जो सबसे कमजोर बच्चा था उसने कितने हल किए होंगे? तो उसने 13 जोड़ने के उदाहरण उसने हल किए थे। तो अब समझिए उसमें ये क्या हो रहा है। तो इसमें बच्चे की कैपेबिलिटी का 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो पीसा लेवल का बच्चा है उसको हम रोक रहे हैं, फिलहाल हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको रोक रही है, उसको एक ही लेवल पे रख रही है। तो उसको भी हमने उसकी क्षमता के अनुरूप करने का मौका दिया। और जो सबसे कम बच्चा था उसको भी हमने कंपटीशन में ला दिया। उसने भी 13 सवालों के जवाब हल किए, 13 प्रश्न हल किए उसने जोड़ने के। तो कहने का मतलब यह है कि 13 में से तो उसके 10 गलत थे, 3 ही सही थे, लेकिन उसने कोशिश तो 13 बार की। तो हमारी जो फिलहाल स्ट्रक्चर है उसमें नाकामयाब होने की कोशिश भी आप 6 बार कर सकते हो। उसको मनचाहे नाकाम होने के लिए भी उसको फ्रीडम नहीं है कि आप सीखने की गुंजाइश है आपको। तो ये चीजें हमें सीखनी है। चैलेंज के बारे में हम जब बात करते हैं तो चैलेंज हम जब बच्चा इतना अप्रिशिएट कर पाता है और हमारी सोच से आगे बढ़ जाता है। जैसे एक चिखली बुद्रुक का स्कूल है जहां फर्स्ट टाइम हमने इंटरनेशनल एजुकेशन का काम स्टार्ट किया वासिम में। तो उस स्कूल में जब मैं गया
और बच्चों को 2 दिन की छुट्टी थी शनिवार रविवार के बीच में, तो बच्चों को चैलेंज दे दिया कि देखते कौन कितने किताबें पढ़ता है, और बच्चों को बोल दिया। सोमवार के दिन जब सर का फोन आया उस स्कूल के, तो सर बोले ये तो बच्चे अचंभित होने वाली बातें करे। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोलते सर बच्चे किताबें की किताबें पढ़ के आए। मैंने बोला कितनी किताबें पढ़े? तो सर बोलता है तीसरी चौथी के 6-7 बच्चे, वो तो बोल रहे कि सर मैंने पहली दूसरी तीसरी चौथी की सारी किताबें पढ़ ली है। छोटा गांव था, कोई लाइब्रेरी वगैरह वहां पे है नहीं थी, तो उनके दिमाग में किताब बोले तो स्कूल की किताबें। और सर उसमें अचंभित करने वाली और एक चीज है, बोले योगेश नाम का एक लड़का है तीसरी कक्षा का, मुझे पता है बोले सर वो पढ़ ही नहीं पाता, उसको पढ़ना आता ही नहीं, लेकिन वो योगेश भी बोल रहा है कि सर उसने 2 किताबें पढ़ ली है। अब सर बोली ये तो अचंभित होने वाली बात है। मैंने बोला हाँ बात तो है अचंभित होने वाली। तो आपको क्या लगता है योगेश ने क्या किया होगा? उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया किताबें पढ़ने का, और घर जाके उसने किताबें निकाली और किताबों के चित्र देख डाले उसने, वो लिपि को उसने देख डाला, और उसको वो कहने लगा कि मैं पढ़ के आ गया हूं। तो सोचिए कि चैलेंज हम बच्चों को देते हैं, तो जो बच्चा नहीं पढ़ पाता वो भी पूरी कोशिश करता है पढ़ने की। क्या आज तक हम ऐसे कर पाते थे? कोई बच्चा जिसको पढ़ने नहीं आता उसको घर से पढ़ने के लिए बोल दे? नहीं हो पाता था, लेकिन चैलेंज में वो चीज होती है। अब चैलेंज में होता है क्या है कि शुरुआती दिनों में चैलेंज काफी आसान लगता है टीचर लोगों को। टीचर लोग भटाभट चैलेंज देते रहते हैं, बच्चे पूरे भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बच्चे ये चैलेंज को बोर हो जाते हैं, और टीचर को भी लगता है कि यार ये चैलेंज क्या, नया चैलेंज देना, ये टीचर के सामने चैलेंज होता है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। बच्चे क्यों बोर होते हैं? बच्चे बोर होने की 2 वजह है। एक पहली वजह है कि आपने बच्चों को वही वही चैलेंज बार बार दिए हैं, पढ़ के आओ, गणित करके आओ, कौन ज्यादा करता है, कौन ज्यादा पढ़ता है। तो यही सब चैलेंज हमें नहीं देने। हमारे चैलेंज में वेराइटी होनी चाहिए, अलग अलग तरीके के चैलेंज हमें सोचने चाहिए। ऐसे चैलेंज हमें सोचने चाहिए जिसमें सीखने की गति ज्यादा हो, जिसमें नई नई चीजें सीखने को मिले। ऐसे अलग अलग चैलेंज हमें ढूंढने चाहिए। वो ऐसे अगर अलग अलग चैलेंज हम ढूंढ पाते हैं तो बच्चे सीखने के लिए काफी ज्यादा आतुर रहेंगे, और नहीं तो बच्चे फिर सीखने के लिए, चैलेंज के लिए बोर हो जाते हैं। दूसरी वजह इसमें यह होता है कि काफी बच्चे चैलेंज करके ही नहीं आते। जैसे मानो हमने एक चैलेंज कर दे दिया बच्चों को, तो उसमें से आधे बच्चे करके आते और आधे बच्चे करके नहीं आते। ऐसे काफी बार होता है कि कुछ बच्चे नहीं करके आते, तो उस समय वो ना करने आने की वजह क्या है ये हमें ढूंढनी होगी। देखिए चैलेंज में मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगा, मुझे लगता है कि ये थोड़ी नई बात होगी इस टॉपिक के लिए। तो ये नई बात ये है कि हमें चैलेंज देते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हमारी कक्षा में 3 लेवल के बच्चे हैं। असर लेवल के बच्चे, नैस लेवल के बच्चे, पीसा लेवल के बच्चे। हम अगर कोई चैलेंज देते हैं तो वो चैलेंज किस लेवल का है इस पे डिपेंड करेगा कि उस चैलेंज कितने बच्चों ने पूरा किया है। जैसे हमने पीसा लेवल का चैलेंज दे दिया, हमारी कक्षा में 6 बच्चे हैं, 3 असर लेवल के, 2 नैस के, 1 पीसा का, और हमने पीसा लेवल का चैलेंज दे डाला, तो कितने बच्चे पीसा लेवल का चैलेंज पूरा करेगा? तो एक ही बच्चा पीसा लेवल का चैलेंज पूरा करेगा। हमने नैस लेवल का चैलेंज दे दिया तो कितने बच्चे करेंगे? 1 पीसा लेवल का, 2 नैस लेवल का। और हमने असर लेवल का चैलेंज दिया तो कितने बच्चे पूरे करेंगे? हो सकता है कि पूरे के पूरे बच्चे पूरे कर ले। लेकिन नैस पीसा असर लेवल की ही चैलेंज अगर बार बार देते हैं तो पीसा लेवल का और नैस लेवल का बच्चा को वो चैलेंज लगेगा ही नहीं। उनको लगेगा यार ये तो बहुत आसान बात है, इसमें क्या चैलेंज है। तो टीचर के सामने ये चैलेंज है कि अपने क्लास के वेराइटी को मेंटेन करें अपने चैलेंज के साथ। तो हमें बार बार ये सोचना है कि हमें कौन से चैलेंज देने हैं। हमें असर लेवल का कौन से चैलेंज हम दे सकते हैं, पीसा लेवल के हम कौन से चैलेंज दे सकते हैं, नैस लेवल के हम कौन से चैलेंज दे सकते हैं। इसके साथ साथ असर पीसा नैस को हटा के हम कॉमन चैलेंजेस कौन से दे सकते हैं। तो ये हमें चैलेंज की वेराइटी मेंटेन करनी होगी। और चैलेंज को हमें अब थोड़ा सा और एक एंगल से देखना पड़ेगा कि बहुत बार क्या होता है कि हम एक लेवल पे चैलेंज दे जाते हैं, तो चैलेंज की लेवल एक बार चैलेंज देके खत्म नहीं होता हो चैलेंज, तो उस चैलेंज के लेवल को हम डबल चैलेंज और ट्रिपल चैलेंज कहते हैं। और देखिए उसमें क्या है, उसको मराठी में हमने एक तरफा चैलेंज, द्वितरफा चैलेंज ऐसे कहा है। तो दोनों लेवल का चैलेंज देखिए वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी क्या हो गया कि बच्चों को हमने चैलेंज दे दिया कि आपको ये चैलेंज है और पूरा करके लाना है। आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से 15 बच्चों ने चैलेंज पूरा कर लिया और 15 बच्चों में नहीं किया। तो ये हो गया चैलेंज का फर्स्ट लेवल कि आपने पूरी कक्षा को चैलेंज दे दिया, आधे बच्चों ने कर लिया, आधे बच्चों को नहीं कर लिया। अब देखिए उसी चैलेंज की, जो चैलेंज आपने दिया था पूरी कक्षा को, उसी चैलेंज को अब आपको सेकंड लेवल पे जाके कैसे देना है।
अब आपको उस चैलेंज वही रहेगा, सिर्फ उसमें बदलाव ये करना है कि आपको ये चैलेंज देना है अभी कि जो 15 बच्चों ने चैलेंज पूरा करना है किया है, उस बच्चों को चैलेंज देना कि आपको अब ये चैलेंज पूरा करने में दूसरे आपके 15 बच्चों की मदद करनी है। तो उनका पीयर करवाना है। किनका किनका? जिसने पूरा किया उसका और जिसने नहीं किया उसका, ऐसे 15 पीयर बन जाएंगे। तो ये 15 बच्चों के सामने चैलेंज है कि आपको इनका चैलेंज पूरा करना है और इनको चैलेंज है कि इनके मदद से आपको खुद का चैलेंज पूरा करना है। ये हो गया चैलेंज का सेकंड लेवल। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि एक बार चैलेंज दे दिया और हो गया, ऐसे नहीं। हमें ये सोचना है कि हमारी 100% क्लास कवर हो गई क्या। तो सेकंड लेवल पे क्या शक्यता, क्या पॉसिबिलिटीज है कि पहले 30 बच्चों में 15 बच्चे करके आए थे, दूसरे दिन वही चैलेंज दे दिया, क्योंकि या हो सकता है कि कक्षा में वही चैलेंज दे दिया, तो 15 बच्चों ने दूसरे 15 बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया उस चीज के बारे में। अभी देखो इसमें क्या होता है, हो सकता है कि 15 बच्चे ने चैलेंज पूरा नहीं किया, उसकी वजह अलग अलग हो सकती है। किसी को चैलेंज पूरा करने नहीं आया, किसी को टाइम नहीं मिल पाया, किसी को दिक्कत हो गई तो उसको हेल्प नहीं मिली, ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं। उन सभी कारणों को आपने अब ड्रॉप कर दिया सेकंड लेवल पे और बच्चों को बोल दिया कि चलो अब आप कक्षा में करो, ये 15 बच्चे आपकी मदद करेंगे। तो 15 बच्चों ने उन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। आपको आधा एक घंटे के बाद या चैलेंज पूरा होने के बाद ये रिजल्ट आएगा कि 30 में से 25 बच्चों ने पूरा कर लिया। हो सकता है 30 के 30 भी कर ले, लेकिन उसका रेशियो तो 25 से आगे रहेगा। अब आपके सामने फिर प्रॉब्लम है कि आपके 5 बच्चे नहीं कर पाए। तो आपको क्या करना है, आपका सीधा सा काम, आपका ये काम है कि पूरे 30 बच्चों को अब आपको 5 ग्रुप में डिवाइड करना है। और ये जो 25 बच्चों को 5 ग्रुप में डिवाइड करना है, और वो जो 5 बच्चे बचे हैं जिन्होंने नहीं किया, उस एक एक बच्चों को उस ग्रुप में बिठा देना है और उस पूरे ग्रुप को जिम्मेदारी देनी है कि ये चैलेंज आप इससे पूरा करवा लो, उसकी मदद करो, देखिए उसके लिए क्या क्या करना है आपको, और ये चैलेंज आप पूरा कर रहे हो। जब 4 बच्चे एक आदमी की मदद करेंगे उस चीज के लिए, तो ये बंदा भी अपना चैलेंज पूरा कर देगा। इसको हम चैलेंज का तीसरा लेवल कहते हैं। तो देखिए, अब तक चैलेंज हम एक ही लेवल पे देख रहे थे, अभी चैलेंज को हम कितने लेवल पे देख रहे हैं? 3 लेवल पे देख रही है। देखिए कौन से चैलेंज लेवल 1 बच्चा खुद से करे, चैलेंज लेवल 2 जिसको आया है उसके साथ करे, चैलेंज लेवल 3 ऐसे ग्रुप में बैठ के करे जिस ग्रुप के सभी बच्चों को आया है। अगर हम ये चीज करते हैं तो नेचुरली बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह है कि एक ही चीज उसने 3 बार करके देखी, और दूसरी उसको ये लग रहा है कि यार इसको भी आ रहा है तो मुझे भी आना चाहिए, पूरे ग्रुप को आ रहा है तो मुझे भी आना चाहिए, और पूरा ग्रुप उसकी मदद करने के लिए तैयार है। ये चीजें हम करते हैं तो हमारे 100% बच्चे 100% टारगेट पूरा करेंगे, 100% चैलेंज पूरा करेंगे। तो ये तरीका हमें यहाँ पे यूज करना है। तो चैलेंज के बारे में हमें जब सोचना है तब हमें 6 तरीके से सोचना पड़ेगा, 3 में। कैसा? चैलेंज की लेवल असरनेस पीसा, चैलेंज का वेरिएशन सिंगल चैलेंज, डबल चैलेंज और ग्रुप का चैलेंज। तो चैलेंज की हम जब लिस्ट करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग चैलेंज हमारे पास हमें होने चाहिए कि असर लेवल के कौन से चैलेंज है, नैस लेवल के कौन से चैलेंज है, पीसा लेवल के कौन से चैलेंज है। असर नैस पीसा को भी फिर हम 3 में डिवाइड करेंगे कि पीसा लेवल के कौन से चैलेंज है जो सिंगल मतलब एक बच्चे को दिए जा सकते, वैयक्तिक दिए जा सकते, कौन से चैलेंज पीयर में दे जा सकते, और कौन से चैलेंज हम ग्रुप में दे सकते। तो हमें चैलेंज पे मैं तो सुनील सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी ये जो एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप है या इनिशिएटर लोगों का ग्रुप है, इस ग्रुप में ऐसे चैलेंज पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। और ये सब काम ऑनलाइन हो सकता है, गूगल शीट पे हो सकता है। तो हमें चैलेंज को इस तरीके से देख के चैलेंज की काफी बड़ी लिस्ट हमें करनी चाहिए, तो वो लिस्ट हमारे सारे लोगों को काम आएगी, सारे लोग उस लिस्ट का मजा ले पाएंगे और वैसे चैलेंज वो बच्चों को दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सीधी सी बात है कि हमें एक कक्षा का चयन करना, पहली कक्षा में कौन से लर्निंग आउटकम है, और उस लर्निंग आउट पे नैस लेवल, पीसा लेवल और असर लेवल, और उसके साथ साथ पीयर में देने वाला चैलेंज, ग्रुप में देने वाला चैलेंज और सिंगल चैलेंज। ऐसा अगर हम कर पाते तो बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट डेवलप होगा, जो डॉक्यूमेंट चैलेंज के नाम से आएगा और सारी टीचर लोगों को चैलेंज देने में वो मदद करेगा। क्योंकि हम भी इस बात से सहमत है कि एक शिक्षक ज्यादा दिन तक चैलेंज नहीं दे पाता, और अगर दे पाता है तो उसमें विविधता, वेराइटी उसमें नहीं आती। उसमें अगर वेराइटी लानी है तो हमें ये चीजें सोचनी होगी। साथ साथ चैलेंज के बारे में मैं और एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि काफी कबार हम चैलेंज को पढ़ाई तक सीमित रखते हैं। पढ़ाई तक सीमित रखना यानी सिर्फ किताबों तक
सीमित रखते हैं, किताबों से ही रिलेटेड हम चैलेंज देते हैं। तो हमें सीखने के लिए चैलेंज देना है, सिर्फ किताबों के लिए चैलेंज नहीं दे रहा। तो हम अलग अलग स्पोर्ट के कौन से चैलेंज दे सकते हैं, हम म्यूजिक में कौन से चैलेंज दे सकते हैं, हम गांव या परिवेश या परिवार के संबंध में कौन से चैलेंज दे सकते हैं, इस बारे में भी हमें सोचना है। साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि कौन सी बच्चों कक्षाओं के बच्चों को कौन सा चैलेंज दे सकते हैं। पहली कक्षा है या प्री प्राइमरी की स्कूल है, तो उसमें हम कौन से चैलेंज दे सकते हैं, उस पर भी हमें सोच विचार करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर काफी कम लोगों ने लिखा है कि पहली कक्षा के लिए आप कौन से चैलेंज दे सकते हो, उसकी एक लिस्ट बनाने को कहा था। तो कुछ लोगों ने लिखा, लेकिन वो लिस्ट काफी कम है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज उस पर भी हमें काम करना चाहिए, चैलेंज पे, कि कैसे अलग अलग चैलेंज दे सकते हैं। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए चैलेंज के बारे में, हम अगर इसको आगे लेके जाना है। टीचर को हम बांट सकते हैं कि इंग्लिश के चैलेंज आप बनाइए, म्यूजिक हो या स्पोर्ट हो उसके चैलेंज आप बना दीजिए, पर्यावरण हो उसके चैलेंज आप बना दीजिए, तो ऐसे कल्चर है उसके चैलेंज आप बना दीजिए। तो ऐसे अलग अलग चैलेंज हमें बनाने होंगे, तैयार करने होंगे, जो चैलेंज हम अपने अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सके। और शिक्षक को भी अपने बौद्धिक श्रम बढ़ाने होंगे। देखिए, मैं शारीरिक श्रम कम करने की बात कर रहा हूँ, बौद्धिक श्रम बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षक का अस्तित्व अब शारीरिक श्रम से टिकने वाला नहीं है। शारीरिक श्रम करने के लिए रोबोट आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत तभी है जब आप बौद्धिक श्रम कर पाओगे। तो बौद्धिक श्रम करना ही शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो बौद्धिक श्रम चैलेंज में उसको करना चाहिए कि किस तरीके से चैलेंज हम दे सकते हैं, किस तरीके के चैलेंज हम बना सकते हैं। उस पर अगर हम काम करेंगे तो बच्चा अच्छे चैलेंज करना सीखेंगे। और चैलेंज से बच्चों की गति बढ़ती है सीखने की। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि शिक्षकों ने चैलेंज का उपयोग कैसे किया है, जिसका कोरिलेशन बच्चों के खुद से सीखने में भी होता है। एक ब्राह्मणवाड़ा करके स्कूल है, वहां पे हमारे एक एडिशनल सीओ मैडम थी, जो अभी सीओ है जेडपी नासिक में। तो बंसर मैडम और हम एक कक्षा में गए, ब्राह्मणवाड़ा की 7वीं कक्षा थी, मराठी पढ़ाना शुरू था। देखिए शिक्षक मराठी कैसे पढ़ा रहा था, मतलब पढ़ा ही नहीं रहा था। शिक्षक ने बोर्ड पे जो टॉपिक पढ़ाया जाता उस टॉपिक का नाम लिखा और बच्चों के 2 ग्रुप बना दिए। जिस ग्रुप में लड़के लड़कियां दोनों साथ में थे, ऐसे 2 ग्रुप में बांट दिया और उनको बोल दिया कि ये टॉपिक पे हमें पढ़ना है, तो आप पहले 15 मिनट में ये टॉपिक पूरा पाठ पढ़ लीजिए और इस पाठ पे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाइए। तो सारे बच्चों ने मिलके उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बना लिए और उनको ये भी कहा गया था कि प्रश्न बनने के बाद हम अंतरिक्ष खेलने वाले। अंताक्षरी पता है ना, मतलब अंताक्षरी शब्द ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, ओके, ठीक है जी। ठीक, ओके। तो अंताक्षरी खेलेंगे, तो अंताक्षरी किस चीज की खेलेगी? गानों की नहीं। तो अंताक्षरी हम क्वेश्चंस की खेलने वाले हैं, जो आपने निकाला है। तो बच्चों को क्या कह दिया कि आपको अंताक्षरी खेलनी है, तो ऐसे प्रश्न निकालो जिस प्रश्न के उत्तर सामने का बच्चा न दे पाए, टॉपिक वही। तो बच्चों ने क्या किया, पहले 15 मिनट में पढ़ लिया, फटाफट से उसने उस पे क्वेश्चन प्रश्न निकाल लिए और उनकी अंताक्षरी शुरू हो गई। जब अंताक्षरी शुरू थी तब मैं वहां पे गया। योगेश सर अपना माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज, योगेश निर्मलकर सर। तो जब उनकी क्वेश्चंस की, प्रश्नों की अंताक्षरी शुरू थी, तब मैं वहां पे मैडम के साथ पहुंचा। तो बच्चे फटाक से एक क्वेश्चन पूछ रहा था, एक ग्रुप का बच्चा, दूसरे ग्रुप का बच्चा आंसर दे रहा था। उसका आंसर हो गया कि इस ग्रुप का बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, इस ग्रुप का बच्चा आंसर दे रहा था। हम वहां पे 15 मिनट रुके। शायद क्वेश्चन पूछना हमारे पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन 70 से लेकर 80 तक प्रश्न उनके पूछे जा चुके थे और उनके उत्तर भी उन्होंने आपस में एक दूसरे को दिए थे। और शिक्षक का काम क्या था, तो शिक्षक चौक लेके बोर्ड के पास था और जिसके ऊपर वो लग गया, मतलब उसको भेंडी बोलते हैं मराठी में, कि जिसको ये नहीं आया उसको ये पॉइंट लिख रहे थे कि उस पे 1 पॉइंट बैठ गया। तो ऐसा काम शिक्षक कर रहे थे। बच्चों की पढ़ाई मजे मजे में चल रही थी। तो शिक्षक का कहना यह था कि सर, हमने जब बच्चों से बात की तो पूरे बच्चों ने मिलकर 270 प्रश्न बनाए थे एक टॉपिक पे, और 270 प्रश्न आधे घंटे में एक दूसरे को पूछ के भी वो पाठ पूरा हो गया। अब बताइएगा कि वो पाठ जो बोर्ड पे लिखा नाम है, वो पाठ बच्चों ने ही खुद पढ़ लिया। अब उस क्लास में कुछ असर लेवल के बच्चे होंगे, कुछ नैस और कुछ पीसा लेवल के बच्चे होंगे। तो टीचर का काम यही था कि सबको चांस मिल सके। तो टीचर क्या कर रहा था, देखिए टीचर की भूमिका क्या रहती। तो टीचर कह रहा था, हाँ आपके जो अच्छे बच्चे हैं ना, तो चलो आपको क्या करना है कि आपके ग्रुप के सबको चांस मिले, ऐसा आपको देखना है।
ऐसा बोल दिया। तो बच्चों ने अपने आप में प्लानिंग कर दिया, अरे हम हमेशा हमेशा बोलते हैं, अब हम नहीं करे बोलेंगे, ये बंदे बोलेंगे यार। उन्होंने हाथ उठाना भी शुरू कर दिया कि चलो जिसको आता है उसको हाथ उठाना है, बाद में जिसने जिसने हाथ उठाया उसमें से एक को हम चांस देंगे जिसको बार बार चांस नहीं मिलता। तो टीचर का ये रोल है। टीचर बोल रहा था कि कोऑपरेशन करना कैसे है, टीचर ये बोल रहा था कि कोलैबोरेशन कैसे करना है, टीचर ये बोल रहा था कि सबको साथ लेके कैसे बढ़ना है। तो यही असल में एजुकेशन है, और वही एजुकेशन टीचर दे रहा था। किताब पढ़ने का काम तो बच्चे खुद ही कर रहे थे। अब देखिए, मैं फिर दोहराता हूँ कि क्या चीज है, क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, और हम क्या सिखाते हैं। तो बोर्ड पे टॉपिक का पाठ का नाम लिखा है, पूरा पाठ पे 270 प्रश्न लड़कों ने, बच्चों ने खुद ही बना लिए। तो पाठ में तो कुछ बचा नहीं पढ़ाने के लिए, सारा पाठ बच्चों ने कर लिया। तो टीचर क्या पढ़ा रहे बच्चों को? टीचर ये पढ़ा रहे कि आप, एक ही बच्चा बार बार बोल रहा है तो एक ही को चांस ना मिले, सबको चांस मिले, इसका प्रयोजन टीचर करे। तो वो उसका प्रयोजन करते हुए उसको ये ना बोले कि अब आप नहीं बोलोगे, तो बच्चों को ये बोलोगे कि यार तुम में से सबको चांस मिलना चाहिए। तो सबको चांस मिलने के लिए आप क्या करोगे? तो बच्चे खुद ही कर लेंगे जो करना है। एक बार अगर बच्चों ने ये समझ लिया, तो जब नेक्स्ट क्लास में ऐसा ही सेशन होगा तो बच्चे खुद से ही पहले ही प्लानिंग करेंगे कि अरे हाथ ऊपर करना, जिसको नहीं बोला गया उसको संधि दी जाएगी। तो ये कोलैबोरेशन है, सबको साथ लेके जाने की प्रोसेस है, ये कम्युनिकेशन है, ये कंपटीशन है, पॉजिटिव कंपटीशन। तो यही चीजें बच्चों को हमें सिखानी है। जब बच्चा खड़ा होकर उत्तर देता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस स्किल लाना यही हमारा काम है टीचर का। किताबें पढ़ाना टीचर का काम नहीं है। तो हमें यह सोचना है कि हम जब चैलेंज देते हैं क्लास में, उसका क्रियान्वयन करते हैं, तो हमारा रोल क्या है टीचर का। तो ये सब चीजें हमें सोचनी है। जैसे एक प्रश्न आज के लिए रहेगा, उसको जैसे सर ने लिखा था, आप लिख भी दीजिएगा। अगर टीचर का काम पढ़ाना नहीं है तो टीचर का अब रोल क्या होगा एकेडमिक, ये प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमें सबको लिखना है, और अच्छे से लिखना है, विस्तृत से लिखना है, मजा आएगा काफी। अगर ये रोल हमारा एक बार क्लियर हो गया ना, तो हमें दिक्कतें आना बंद हो जाएगा। और जो कॉन्फिडेंस हमारा लूज होता है ना कि यार मुझे पढ़ाना नहीं तो फिर क्या करना है, उस सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो आज के लिए 2 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न क्या था, कोई बताएगा? पहला प्रश्न ये था कि हमें सूची बनानी है। कौन सी सूची? की मैं कौन सी चीजें खुद से पढ़ा हूं, कौन सी चीजें परिवेश से पढ़ा हूं, और कौन सी चीजें शिक्षक से पढ़ा हूं। और दूसरा प्रश्न, अगर मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे 100% पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, तो जब पढ़ाना बंद होगा तो मेरा यानी शिक्षक का रोल क्या होगा। तो वो रोल डिटेल में लिखना है कि बच्चों के साथ मेरा रोल क्या क्या होने वाला है। जब बच्चे पढ़ाई कर रहे तब मेरा रोल क्या होने वाला है। जब नया टॉपिक होगा और बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तब मेरा रोल क्या होगा। इस पे हम विस्तृत से आज लिखेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आज हमने 2 चीजों पे बात कर ली है। एक, पहली चीज बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करना, दूसरी चीज बच्चों को सीखने में चैलेंज करना। ये 2 चीजें हम कर पाए हैं। हाँ जलतारे सर। नहीं बस उसे रिपीट करा सर। अच्छा, हाँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा आप लोगों में से ये समझना है कि ये दोनों जो बातें हमने की है, बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करना और बच्चों को सीखने में चैलेंज करना, तो इन दोनों पे अगर कोई प्रश्न है या कोई मुद्दा उठाना चाहते हो तो आप उठा सकते हो। इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे और कल के लिए हम रुकेंगे। फिर कल हमारे और 2 मुद्दे हो गए, परसों और 2 मुद्दे हो गए। आज का जो हमारा सेशन हुआ, इस पे अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है या कोई मुद्दा आपको और स्पष्ट करना जरूरी लगता है या कोई अपनी राय देना चाहता है, तो प्लीज आप बोल सकते हो। या सुनील सर या नंद कुमार सर जी भी दरख्वास्त है कि सर भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो सर जोड़ सकते हैं। बढ़िया चल रहा है। इनको पूछने दीजिए प्रश्न, है ना? ठीक है। अनीता मैम पूछ रही क्या? अनीता ध्रुव मैम। सर आप सबको नमस्कार मेरा। सर नमस्ते मैडम। मैं जानना चाह रही थी सर कि जैसे हम बच्चों के साथ उनको हम चुनौतियां देते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप के साथ भी जल्दी से मुखर नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमको और कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? ग्रुप में हम हमेशा कोशिश करते हैं एक्टिविटीज बेस्ड भी क्लासेस में, फिर भी कुछ बच्चों के साथ अभी भी मुझे ऐसे ही परेशानियां आती है
कि वो ग्रुप में भी अपने कक्षा के बच्चों के साथ भी वो मुखर नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए प्लीज सर कुछ। चलो चलो, अच्छा प्रश्न है, इस पे हम थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, हमें जैसे कल तो हम इस पे चर्चा करने ही वाले हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमें ग्रुप से ज्यादा पीयर पे काम करना चाहिए। देखिए, 4 बच्चे जब साथ में बैठते हैं और उसमें एक कमजोर बच्चा जब बैठता है तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि वो पर्टिकुलर किससे मदद ले। लेकिन जब अपने दोस्त के साथ वो बैठता है, पीयर यानी 2 ही लोगों की जोड़ी, तो वो अपने पीयर के साथ जब बैठता है तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और टीचर का इसमें रोल क्या है कि जब आपको लगता है कि कोई दूसरा बच्चा इसकी मदद नहीं कर पा रहा या बच्चा नहीं तेजी से मदद कर पा रहा, तब आप भी थोड़ा सा तीसरा आदमी उसमें जुड़ जाइए, उस पीयर में। और जुड़ने के बाद सिर्फ आप प्रोसेस ऑब्जर्व किए कि हो क्या रहा है। जी बिल्कुल सर। तो हमारा रोल Thank you, क्या sir. है? देखिए, मैं इसलिए एक चीज कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा, हर बच्चा अलग है और हर बच्चे की प्रॉब्लम भी अलग है। तो हमें पहले तो ये करना चाहिए कि वो जब ग्रुप में काम करता है या पीयर में काम करता है, एक तो मैं आपको पहली सलाह देता हूँ कि ग्रुप में काम करने के बजाय उसको पीयर में काम करवाइए। उसका जो अच्छा दोस्त है, पढ़ाई में अच्छा हो या उसका अच्छा दोस्त हो, उसके साथ बिठाइए और उसके साथ उसको डिस्कशन करने दीजिए। और आप थोड़ा बाजू में बैठ के उसका ऑब्जर्वेशन कर दिए कि उसको क्या दिक्कत हो रही है। आप जब उसको बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके मतलब समझ में आ जाएगा कि उसको दिक्कत क्या हो रही है। और एक बार अगर उसको दिक्कत क्या होगी ये समझ में आ गया तो आगे की प्रोसेस आप उसके साथ कर पाएंगे। और दूसरी जी, चीज मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ, मतलब मैडम जैसे बोल रहे थे वैसे मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि हम बच्चों को चैलेंज देते हैं, तो बच्चों को चैलेंज देने के साथ साथ हमें हमारे दोस्तों को भी चैलेंज देना चाहिए। जैसे अब ये ग्रुप बन गया है या वेद के अलग अलग बेरला ग्रुप है, जशपुर ग्रुप है, तो उस ग्रुप में शिक्षक ने भी शिक्षक को चैलेंज देना चाहिए। अगर ऐसे चैलेंज हम खुद को भी देने लगे तो हमारी भी सीखने की गति बढ़ जाएंगी और हमारा भी एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा और इससे कुछ बारीकियां हमें सीखने को मिलेगी। तो ये चीज हम हमारे साथ भी कर सकते हैं। चैलेंज केवल बच्चों को नहीं देना, तो चैलेंज खुद को भी देना है, चैलेंज अपने दोस्त और परिवार को भी देना है। चलो, कोई और आगे का सवाल हो तो। थैंक यू। हाँ हाँ सर, मैं इंद्राणी शाह कुछ पूछना चाह रही हूँ। हाँ मैडम बोलिए। हमने चैलेंज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैलेंज को देखा है। वीडियो ऑन करिए मैम, इंद्राणी मैम वीडियो ऑन करिए। जी सर। हाँ हाँ सर, हम लोग चैलेंज देने के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेवल के बारे में पढ़े हैं। तो ना मैं थर्ड लेवल पे डिस्कनेक्ट हो गई थी थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट लेवल में 30 बच्चे हैं, 15 सीख गए और 15 नहीं सीख पाए। सेकंड लेवल में अपन उन 15 को जो नहीं सीखे उन 15 के साथ लगाना है। और थर्ड लेवल में ग्रुप में कराना है। तो ग्रुप में कैसे कराना है, मतलब बाकी बच्चे सीखे उसमें एक बच्चा नहीं सीखा है उसको बिठाना है, कैसे करना है वो मैंने डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो एक्चुअली में नहीं सुन पाई। ठीक ठीक। देखिए, आसान बात है, पूरा नहीं कर पाते या कमजोर बच्चे रहते हैं, उनको अन्य बच्चे ग्रुप में लेने से हिचकते हैं, लेना नहीं है, क्योंकि कक्षा में एक ऐसा ये बनता है कि होशियार बच्चे अलग ग्रुप में बना लेते हैं और जो कमजोर बच्चे रहते हैं उन लोग छूट जाते हैं। तो कमजोर बच्चे जो है ग्रुप में लेना नहीं चाहते हैं, उनको सिखाने में मतलब परहेज करते हैं। बिल्कुल पटेल सर, काफी अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और इस मुद्दे पे बात करना। चलिए, पटेल सर जी की बात को हम समझते हैं। सर ने 2 मुद्दे उठाए हैं। एक मुद्दा पहला ये था कि कुछ बच्चे की सीखने की गति कम होती है तो वो बच्चे चैलेंज पूरा नहीं कर पाते या उस तेजी से चैलेंज पूरा नहीं कर पाते। उसके लिए हमने प्रपोजल ये रखा है कि उस चैलेंज को 3 लेवल पे कराया जाए। चैलेंज वही फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है, सर का कहना है कि जैसे उस पर हम कल बात करने वाले डिटेल में, लेकिन आज मुद्दा है तो थोड़ा सा हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल पैडागोजी है ये जो सारी चीजें हैं और उसका कल्चर होता है। एक बार अगर हम ये कल्चर डेवलप कर ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाती। तो हमारा रोल ये है शिक्षक का कि ये कल्चर कैसा डेवलप हो उसके लिए हमें काम करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल है कि ग्रुप कैसे होनी चाहिए। इस पे हम डिटेल में कल बात करने वाले कि ग्रुप भी कैसे होनी चाहिए। फिलहाल हमारे यहाँ पे ग्रुप ऐसे होते हैं कि हम होशियार बच्चों के साथ एक छोटे बच्चे, मतलब जो कमकुवत बच्चे, उसको बिठा देते हैं और वो ग्रुप हमारा कायम होता है। तो ये जो होशियार बच्चे वो परेशान हो जाते हैं उसको पढ़ा के और वो पढ़ नहीं पाता।
तो उसके मन में उसके लिए इरिटेशन की भावना होती है कि यार ये तो बच्चा पढ़ नहीं पाता और हमारा समय बर्बाद करता है। तो उसके लिए ग्रुप की रचना कैसी हो, ग्रुप का सर्कुलेशन कैसा हो, कि ग्रुप कैसे सर्कुलेट किए जाए, ये सब चीजें हम कल डिटेल में उस पर बात करने वाले हैं, जो पैडागोजिकल इंटरवेंशन पे हम बात करने वाले हैं। आज के लिए हम यही समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमारे यहाँ की कोंडाला झांबड़ नाम की एक स्कूल थी, जिला परिषद, वहां पे एक टीचर थे। तो उस टीचर का यही कंप्लेंट था कि सर ये होशियार बच्चे, बोले छोटे जो कमकोत बच्चे, उसको साथ में ले ही नहीं पाते। उनका कहना है कि सर ये बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम उनको नहीं कैसे पढ़ाएंगे। तो जब बच्चों को ये समझ में आ गया, सर कामयाब हो गए ये समझाने में कि पढ़ना का सही मायना क्या है। पढ़ने का सही मायना ये है कि जब मैं दूसरों को पढ़ा पाऊं तो इसका मतलब है कि मैंने पढ़ाई का उच्च स्तर गांठ लिया। जैसे सुनील सर ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, इस ट्रेनिंग का सक्सेस का सबसे बड़ा अच्छा रेशियो क्या होगा कि आप में से 75 लोग और 50 लोगों का ऐसा ही ट्रेनिंग कर पाओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बीच में जो कुछ लेन देन हुआ है, जो कुछ चर्चा हुई है, उससे आपकी काफी स्पष्टता बनी है और आप ऐसा ही ट्रेनिंग बाकी लोगों का ले सकते हो। तो सीखने का सर्वोच्च प्रमाण क्या है कि वैसे ही सिखा पाना। अगर बच्चों को हम ये बात उनके समझ में ला सके कि अरे तू पढ़ तो लिया है, तू सीख तो लिया है, लेकिन सीखने का सही अनुमान क्या है, सीखने का सही परिणाम क्या है, तो तू जो चीजें सीखा है वो दूसरों को सिखा पाए, ऐसे बच्चों को सिखा पाए जिनकी सीखने की गति नहीं है। अगर तू ये कर पाता है तो तेरा सीखना पूरा हो गया, वो चीज सीखना पूरा हो गया। ये रियलाइजेशन हम जब उसमें लाते हैं कि उसका क्या फायदा हो रहा है, तो वो चीज करने के लिए वो आगे बढ़ता है। दूसरी चीज हमें इसके साथ ये करनी चाहिए कि उसको ये फीलिंग होना चाहिए कि उसका काम क्या है। अगर वो लीडर है या फॉलोअर्स है, अगर वो लीडर है तो लीडर का काम है कि अपने सारे दोस्तों को वो साथ में लेके जाए, अपने सारे दोस्तों की मदद कर पाए। ये एक दूसरे को मदद करने की भावना हमें बच्चों में निर्माण करनी चाहिए। ये भावना अगर बच्चों में निर्माण होती है तो वो बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। वह कोंडाला झामरे के सर की टीचर कंप्लेंट ये थी, मेरा जो गांव है प्रॉपर उसी गांव पे रोड पड़ता है, तो उस स्कूल में मैं जाता था हमेशा। तो 15 दिन के बाद मैं जब उस स्कूल में गया तो उस टीचर का कहना था कि सर बच्चियां बोले मेरे पास आई और कहने लगी कि सर अब ये मेरा पीयर है, मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जब तक इसको नहीं आता आप हमारी पीयर चेंज मत करो। जो बच्ची उसको धिक्कार रही थी कि मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी, उसी बच्ची ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि सर इसको पढ़ाना अब मेरी जिम्मेदारी है, आप तब तक हमारी पीयर ना तोड़िए जब तक ये बच्ची सीख नहीं पाती। तो ये एक अगर कल्चर डेवलप हो गया तो ये दिक्कत कम हो जाती है। मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों ने बताया कि बच्चों के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी कम मिली है क्योंकि ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद ज्यादा दिन स्कूल में आप नहीं जा पाए। मुझे पूरा यकीन है कि जब कोरोना खत्म होगा, नए से स्कूल शुरू होंगे और एक महीना भर आपने इन चीजों पे काम कर लेना। आज का असाइनमेंट पूरा करने के बाद स्पष्टता आ जाएगी कि टीचर का रोल क्या है। टीचर का रोल किताब पढ़ाना नहीं है, टीचर का रोल ये है कि अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चों को स्वीकारता नहीं है तो इसका एक्सेप्टेंस उसको कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे समझ देना है कि बच्चा सारे बच्चों का एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, सारे बच्चों में कोलैबोरेशन आ जाए, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये चीजें डेवलप करना टीचर का काम है। तो ये अगर हम काम शुरू कर देंगे तो कम 1 महीने में वो कल्चर डेवलप हो गया जाएगा। और 1 महीने में अगर ये कल्चर डेवलप हो गया तो आपके सारे बच्चे, आप स्कूल में हो या ना हो, एक दूसरे की मदद से कायम पढ़ते रहेंगे। जैसे बावलीवाड़ी में होता है, स्कूल शुरू होती है 10:30 को, बच्चे आ जाते हैं 8 बजे ही। तो 8 बजे 600 बच्चे आ जाते हैं स्कूल में, टीचर स्कूल में नहीं होता। 1.5 घंटा बिना टीचर के बच्चे रहते हैं और सारे बच्चे एक दूसरे की मदद से पीयर में सब पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, किसी का झगड़ा नहीं, किसी का कोई मतलब किसी के साथ वाद विवाद नहीं, सारे एक दूसरे को मदद करते हैं। तो ये कल्चर हमें डेवलप करना है और वो कल्चर डेवलप करने का ही हमारा रोल है। तो वो रोल अगर हम समझ पाए और बच्चों में वो रोल हम अगर परिवर्तित कर दे तो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिक्कतें कम होगी। लेकिन इसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखने होगा कि कुछ दिनों के बाद ये दिक्कतें कम होने वाली है। प्लीज सर, कोई और आगे का प्रश्न हो? सर 2 शिक्षक हैं, अमित आदित्य और दीपेश सर। हाँ सर, बोलिए। अमित सर बताइए सर। मैं ये बोल रहा था कि बच्चों को खुद से सीखने के मुद्दे पर थोड़ा सा पूछना था कि कई बार ये होता है कि आप खुद से पढ़ो, हम ये बोलते हैं और कक्षा में देखते हैं, लेकिन 2-3 बच्चे या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जो एक्सेप्ट नहीं करते, तो बिल्कुल। उनको किस तरह से प्रेरित कर पाए, इस पर कुछ सूक्ष्मता से बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। सर चलिए मैं वही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्फिडेंस लेवल कम होती है, और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कम होती है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि आप जाके उनको बार बार विश्वास दो। तो जो बच्चे कमजोर है या जो कर नहीं पाते, उनके साथ हमें बैठना है। देखिए अब टीचर का रोल क्या हो गया है, टीचर का रोल किताब लेके पूरी कक्षा को पढ़ाना नहीं है, कक्षा के बाकी बच्चे तो खुद से पढ़ रहे, जो खुद से नहीं पढ़ पाते उसके साथ बैठना है, उसके साथ गपशप करनी है, उसके साथ बातें करनी है, उसको समझना है कि ये क्यों नहीं कर पा रहा। तो मेरा तो मानना है वो 3 बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होता है कि उनका बेसिक छूटा हुआ रहता है। उसके वो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो खुद से पढ़ने के लिए उसको बोला है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट ही पूरी उसने ये नहीं होती पहले, उसीलिए उसको ये चीज नहीं होती और वो पढ़ने में उसको दिक्कत आती है। तो हमें उसको उस तरीके से चैलेंज देनी चाहिए, उसको डायरेक्टली इस कक्षा का ना पढ़ा के, ये टॉपिक ना पढ़ा के, उसका क्या विचार है, उसको क्या आता है, ये सारी चीजें एक बार हमें समझ लेनी चाहिए, और उसके लेवल से हमें वो चीजें उसको खुद से लेकर पढ़ने के लिए तैयार करनी चाहिए। जैसे मेरा ख्याल है कि जो पहले सर ने हमें बताया था कि उन्होंने ये देखा कि 5वीं कक्षा के बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो उन्होंने उनको पढ़ने के लिए क्या दे दिया, पहली कक्षा की भी पढ़ ली। 1 महीने में रिजल्ट आ गया कि 5वीं कक्षा की किताबें भी वो पढ़ने लगेंगे। तो हमें बच्चों का ये लेवल देखना है, बच्चों को क्या आता है ये देखना है, और जो नहीं आता वो समझ के वहां से हमें स्टार्ट करना है। अगर हाँ ये चीज हम कर पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कक्षा के 100% बच्चे कर पाएंगे। तो हर एक बच्चे को समझने की बात है, 3 बच्चों में से शायद ये चीजें करके एक कर पाएगा, दूसरा कर पाएगा, तीसरा नहीं कर पाएगा, उसको आपको और तरीके से सोचना है कि इसकी क्या दिक्कत हो रही है। तो टीचर का ये एक रोल है कि आपको मैं ऐसे सोचता हूँ कि टीचर का रोल साइंटिस्ट का रोल है। साइंटिस्ट का रोल है, साइंटिस्ट किस तरीके का कि वो रोज नए नए प्रयोग करता है, प्रयोग करने के लिए अलग अलग पार्श्वभूमि वो समझ लेता है। तो हम कभी उस साइंटिस्ट के रोल में जा नहीं पाते। हमारा काफी रोल तो सिर्फ जुबान को क्या बोलते वो किताबें पढ़ाने में जाता है, रटने में जाता है। तो हमारा रोल खुद का साइंटिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें सोचना होगा क्या होता है, बेसिक क्या चीजें, रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके लिए नए नए कौन से प्रयोग और क्रिएटिविटी हम कर सके। तो प्रयोग हमें पढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, प्रयोग हमें बच्चे खुद से सीखे उसके लिए करने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, नहीं तो फिर हम रुकेंगे। सर हेलो। जी सर, मैं चैलेंज पे कुछ बताना चाह रहा था सर। हाँ प्रवीण सर बताइए। शुरुआत में मैं आपके ट्रेनिंग में उपलब्ध रहा था सर, जब आप जसपुर आया था ट्रेनिंग देने। अच्छा सर। उसके बाद कैसी हूँ, तो कई स्किलों का जब मैंने इस विषय पर अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया, हाँ, तो इसका उपलब्ध मिला। कई बच्चे जैसे सममित अक्ष हमने पढ़ाया 5वीं क्लास के बच्चे को, हाँ, और चैलेंज दिया कि कितने बच्चे सममित अक्ष आधे घंटे में कर सकते हैं। बिल्कुल। कई बच्चों ने सर 70 से 80 सममित अक्ष बना के दिखा दिए। बहुत बढ़िया। न्यूनतम संख्या सर 30 थी। जी सर। हाँ, और एक बाला छापर का भी उदाहरण हमारे पास है सर, माध्यमिक शाला बाला छापर। वहाँ सामाजिक विज्ञान में एक्चुअली लॉकडाउन का बहुत लंबा समय हो गया तो मैं पाठ को भूल चुका। वहाँ हमने चैलेंज दिया कि कितने बच्चे अपने से पढ़ के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, प्रश्न उसमें से, पाठ से। तो लगभग अधिकतम प्रश्नों की संख्या सर 75 थी। अच्छा। न्यूनतम 20। तो मेरे विचार से सर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की मैं जो जहां तक समझा हूँ, उसकी आत्मा तो चैलेंज देना ही है। अच्छा। हाँ जी सर, मेरे को सबसे अच्छा विधि चैलेंज देना ही लगा अभी तक, और मैं घर पे अपने बच्चों पर भी यूज किया हूँ सर इसको। बहुत बढ़िया सर जी, है ना। और अब मैं बता रहा हूँ कि मैं बच्चा अभी तो इस लॉकडाउन होने के बाद सर रिजल्ट निकला और बच्चा 6 में चल गया, और वो 6 के मैथ्स को खत्म कर चुका है पूरा। बहुत बढ़िया। तो चैलेंज देना पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि ये इसकी आत्मा है। अच्छा अच्छा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे आप इसके गहराई में जाओगे,
हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही सर, आ रही। हाँ हाँ। मैं सर से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाएंगे, जैसे चैलेंज इसका मतलब फास्ट रिजल्ट आने वाली चीज है कि सबसे ज्यादा तेजी से रिजल्ट हम चैलेंज में आते हैं, लेकिन इसके अलग अलग स्टेज के अलग अलग मायने हैं। जैसे अभी मेरा कहना है कि सबसे प्रभावी चीज है बच्चों के क्यूरियोसिटी का सम्मान करना। तो हम जैसे जैसे आगे डीप में जाएंगे, ये चीजें समझ लेंगे तो मजा आएगा और भी। बिल्कुल सर, आपसे सहमत हूं मैं। जी सर, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत धैर्य के साथ मैं 3 दिन पूरे प्रशिक्षण के पूरे समय जुड़ा रहा हूं और बहुत सारी चीजों को मैंने सीखा है। आज सत्र प्रारंभ के पहले सुनील मिश्रा जी एक बात रखे थे, उसको पहले मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। मेरा इस प्रशिक्षण से जुड़कर प्रशिक्षण की गहराई को जानना और सीखना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि मैं अपने जिले के कम से कम 4000 शिक्षकों को आने वाले 2-3 महीने में मेरी पूरी कोशिश होगी कि इतनी गहराई से ही मैं उनको ट्रेन कर सकूं जितनी गहराई से आप दे पा रहे हैं। इसलिए मैं खुद अपना नोट्स भी बना रहा हूं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको बहुत डेप्थ में आप बता रहे हैं नीलेश सर, और मैं बहुत प्रभावित हूँ आपके प्रशिक्षण से। बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ और हमारे जशपुर जिले के जितने भी शिक्षक साथी इस ग्रुप में जुड़े हैं, आज कुछ वो बात रख रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप सभी मास्टर ट्रेनर्स के रूप में इस प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं और मेरी आप सबसे अपेक्षा रहेगी कि आप जहां जहां जिस संकुल के हैं, जिस ब्लॉक में हैं, आपकी भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप 50 नहीं बल्कि 400-500 शिक्षकों को आप इस ढंग से ट्रेनिंग दे सके। आदरणीय नंद कुमार सर के नेतृत्व में हम जशपुर के 4000 शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए एक प्लान हम बनाएंगे, सबसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और आने वाले दिनों में इसकी योजना बनाएंगे। इसमें मैं नीलेश सर से भी चाहूंगा कि आप भी हमको सहयोग करें, जिससे हम पूरे जिले को एक साथ हम इस महत्वपूर्ण काम को आगे ले जाने में सफल हो सके। जी सर, जी बिल्कुल, मुझे काफी खुशी होगी कि मैं आपके साथ काम कर सकूं।